रामपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव के पास एक घना जंगल पड़ता था। गांव की औरतें अक्सर जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर लाया करती थी। उसी गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। किशन की 2 बीवियां थी जो आपस में बहुत ज्यादा लड़ा करती थी। किशन की पहली पत्नी का नाम अनीता था और दूसरी पत्नी का नाम सुनीता था। एक दिन की बात है, जब किशन की पहली पत्नी अनीता लकड़ियां लेने जंगल गई तो अनीता ने देखा कि एक छोटा सा चूहा पिंजरे में कैद था। चूहा बहुत उदास था। जब अनीता उसके नजदीक आई तो चूहे ने उसे आवाज लगाई और मदद मांगी। अनीता एकदम से डर गई और चूहे से पीछे हो गई। फिर चूहे ने उसे कहा, अगर तुम मुझे इसे आजाद कर दोगी तो मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। अनीता ने पहली बार चूहे को बोलते हुए सुना था और वह उस चूहे से डर भी रही थी। चूहे ने फिर उसे कहा, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं एक जादुई चूहा हूँ। मेरे पास बहुत सी जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन जब तक मैं इस पिंजरे में कैद हूँ तब तक मेरी सारी जादुई शक्तियाँ भी कैद रहेगी। अनीता बहुत चालाक थी। 3 वरदान का नाम सुनते ही उसके मन में लालच भी आ गया। उसने चूहे को पिंजरे से आजाद कर दिया। जैसे ही चूहा आजाद हुआ, उसकी सारी जादुई शक्तियाँ भी वापस आ गई। चूहे ने अनीता को धन्यवाद किया और कहा, क्या चाहिए तुम्हें, मांगो अपने 3 वरदान। जैसे ही अनीता ने अपने 3 वरदान मांगना शुरू किए, चूहे को समझ आ गया कि यह एक लालची औरत है जिसे सिर्फ खुद के लिए ही सब कुछ चाहिए। उसने अनीता को कहा, मैं तुम्हें यह 3 वरदान तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो भी तुम मांगोगी तुम्हारी पड़ोसन को उससे दुगना मिलेगा। लालची अनीता चुप होकर कुछ सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अनीता ने अपना पहला वरदान मांगा कि मैं सबसे अमीर स्त्री बनना चाहती हूँ। चूहे ने उसे कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये वरदान तुम्हारी पड़ोसन को भी सबसे अमीर स्त्री बना देगा? कोई बात नहीं, क्योंकि वह मेरी सौतन है और मुझसे डरती भी है। जो भी उसको मिलेगा वो सब मेरा ही होगा। यह सुनते ही चूहे ने तथास्तु कहा। अनीता ने अपने दूसरे वरदान में उससे कहा कि मेरा एक बड़ा सा सुंदर महल हो। चूहे ने कहा, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी सौतन को तुमसे दुगना मिलेगा। महिला ने हंसते हुए कहा, मुझे याद है, उसके 2 महल होंगे तो कोई बात नहीं, वो सब कुछ मेरा ही होगा। चूहे ने कहा, तथास्तु। जब चूहे ने अंतिम वरदान के लिए कहा, अनीता सोचने लगी। अनीता बहुत चालाक थी। वह कभी नहीं चाहती थी कि उसकी सौतन उससे अमीर हो जाए। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने जो भी मांगा उसका दुगना उसकी सौतन को मिला है, तो उसने अपने लिए एक हल्का सा हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा मांगा। उसके मन में यह था कि हार्ट अटैक भी उसकी सौतन को दुगना ही आएगा, जिससे उसकी सौतन मर जाएगी। चूहा भी समझदार था। उसने साथ ही कहा, तथास्तु। अपने 3 वरदान पाकर जब अनीता अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल है। साथ ही उसकी सौतन के भी 2 सुंदर महल हैं। वो यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इतने में उसकी सौतन अपने महल से बाहर आई। सौतन बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसने बहुत महंगे जेवर पहन रखे थे। यह देखकर अनीता को एकदम से गुस्सा आ गया और वह अपनी सौतन के साथ लड़ने लगी। उन दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर किशन बाहर आता है। दोनों की इस लड़ाई में अचानक दोनों को हार्ट अटैक आता है और दोनों जमीन पर गिर जाती है। किशन जल्दी से दोनों को एक एक करके महल के अंदर ले जाता है और वैद्य को बुलाता है। वैद्य दोनों की जांच करता है और कहता है, तुम्हारी दोनों बीवियों को हार्ट अटैक आया है, लेकिन सुनीता जल्दी ही ठीक हो जाएगी और अनीता कभी भी चल नहीं सकती। उसके शरीर को एक तरफ का भाग मार गया है। जब दोनों को होश आता है तो अनीता देखती है उसकी सौतन सुनीता बिल्कुल ठीक है। जैसे ही अनीता अपने पलंग से उठने लगती है तो वो उठ नहीं पाती है। किशन अनीता को बताता है कि अब वो कभी भी चल नहीं सकती। यह सुनते ही अनीता जोर जोर से रोने लगती है। को अपने तीसरे वरदान का बहुत पछतावा होता है। अनीता ने सोचा था कि उसकी सौतन को दुगना हार्ट अटैक आएगा, लेकिन अनीता ये भूल गई थी कि उसके तीसरे वरदान में हल्का सा हार्ट अटैक मांगा था।
अनीता को तो हल्का हार्ट अटैक और उसकी सौतन को दुगना हार्ट अटैक आया, जिसके परिणाम स्वरूप अनीता का आधा शरीर लकवा मार गया और सुनीता जल्दी ही ठीक हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी हम दूसरों का बुरा चाहते हैं उसका दुगना हमारे साथ बुरा होता है। इसीलिए हमें सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए ताकि हमारे साथ भी अच्छा हो। जुड़वा बहुएं। सरला अपने पति रमेश और बेटे विजय के साथ रहा करती थी। वो स्वभाव से थोड़ी चालाक और लालची किस्म की थी। उसके बेटे विजय की राधिका से अभी अभी शादी हुई थी। राधिका गरीब घर की लड़की थी और दहेज में ज्यादा कुछ नहीं लेके आई थी। मनचाहा दहेज न मिलने से सरला राधिका से चिढ़ने लगती है और वो राधिका से खूब काम करवाने लगती है और उससे बुरा बर्ताव करने लगती है। अरे राधिका, तुझे खाना मांगा था, क्या अब 2 दिन बाद लाएगी? काम में बिल्कुल हाथ नहीं चलता तेरा। जी माँ जी, अभी लाई। ओ हो, ये खाना है कि क्या है? इतनी मिर्च, मुझे इतने जल्दी ऊपर भेजना चाहती हो क्या तुम? जी मैंने खुद चखा था, नमक मिर्च तो ठीक ठाक है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए ऐसी बहू पाकर। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जाके कपड़े धो, इतने सारे काम पड़े हैं। अब रोजाना सरला का जुल्म राधिका पर दिन ब दिन बढ़ने लगा, पर राधिका चुपचाप ऐसे ही सहन कर लेती। उसने कभी भी अपने पति विजय से इसकी शिकायत नहीं की। एक दिन विजय को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। राधा, मैं 1 महीने के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ, तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। विजय 1 महीने के लिए दूसरे गांव चला जाता है। अब तो सरला का बर्ताव राधिका के साथ और भी बुरा हो चुका था। ज्यादा काम करने की वजह से राधिका की तबीयत और खराब रहने लगी और एक दिन, अरे ओ महारानी, लेटे लेटे आराम कर रही हो? आज रात के दावत के लिए बाजार से सामान लेके आओ। शाम को कुछ खास मेहमान आ रहे हैं खाने पर, उनके सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, समझी? बीमार राधिका बाजार चली गई और चक्कर खा के गिर गई। उसके बाबूजी ने राधिका को ऐसी हालत में देखा और घर ले गए। काफी देर राधिका घर नहीं आई, इसलिए सरला बाजार गई, जहां उसने राधिका जैसे दिखने वाली लड़की सोनिया को देखा और खरी खोटी सुनाने लगी। अरे वाह, ये देखो, ये महारानी बाजार में घूम रही है और घर में तबीयत खराब होने का बहाना करती है। चल घर, आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाती हूँ। सोनिया के पास भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो सरला के साथ चली गई। घर पर उसे राधिका के बारे में सब कुछ पता चला कि उसकी सास उस पर खूब अत्याचार करती है। सोनिया ने सरला को सबक सिखाने का ठान लिया। रात में सरला की दोस्त खाने पर आई। अरे कामचोर, कहाँ गई? जा खाना लेकर आ। सोनिया ने जानबूझकर खराब खाना बनाया। का खाना खाकर सब सरला को भला बुरा कहने लगे और सरला की खूब इंसल्ट हुई और सोनिया जोर जोर से हंसने लगी। सरला गुस्से से लाल हो गई और सोनिया पे हाथ उठाया। सोनिया ने उल्टा सरला को अच्छा सबक सिखाया। अपने बहू का बदला रूप देख सरला सोनिया से डरने लगी और धीरे धीरे उसे परेशान करना बंद कर दिया और कुछ दिन में विजय भी घर लौट आया। सोनिया के बदले तेवर देख विजय भी हैरान था। तभी राधिका अपने पिताजी के साथ आई। वह सभी सोनिया को देख हैरान रह गए। तभी सोनिया ने विजय को अपनी माँ की सारी सच्चाई बताई। इसके बाद सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विजय और राधिका से माफी मांगी। सरला, राधिका और विजय खुशी खुशी रहने लगे। हम शक्ल सोनिया की वजह से राधिका की जिंदगी खुशहाल हो गई। ये है प्रभा देवी और इनका बेटा गोपाल और बहू राधिका। एक दिन प्रीति, जो गोपाल की बहन है, वो घर आती है। अरे दीदी, नमस्ते, कैसे हो आप? अब हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। धन्यवाद भाभी। प्रीति, जो राधिका की ननद है, इस घर में सबके रिश्ते एक दूसरे से अच्छे हैं। राधिका सबका ध्यान रखती है और अच्छी बहू है। और एक दिन प्रभा देवी, राधिका और प्रीति शॉपिंग के लिए जाते हैं। तीनों शॉपिंग करने के बाद पेमेंट करने के लिए जाते हैं। माँ,
मेरे बैग में पैसे कम हो गए हैं, जबकि 15,000 रुपए रखे थे, अब तो 10,000 ही है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? याद करो, तुम भूल गई होगी बेटा। अभी तो आपके बैग को किसी ने छुआ भी नहीं है, आपका ध्यान नहीं रहा होगा। शायद आपने 10,000 ही रखे होंगे, शायद मैंने 10,000 ही रखे होंगे। किसी ने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं क्या? हम तो अभी बाजार से आ रहे हैं, मैंने भी नहीं निकाले आपके पर्स से। समझ नहीं आ रहा इस घर में क्या हो रहा है। प्रीति और माँ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी प्रीति को राधिका अपने कमरे में छुपकर पैसे गिन रही होती देखती है। माँ, राधिका छुपकर पैसे क्यों गिन रही है? मुझे लगता है राधिका ने ही मेरे पैसे चुराए हैं। यही पता करने के लिए प्रीति एक प्लान बनाती है। पैसों से भरा बैग हॉल में सोफे पे रख देती है और चुपके से देखती रहती है। राधिका किचन से अपना काम खत्म करके आती है और देखती है पैसों से भरा बैग रखा है और उस पर्स से पैसे निकालती है। माँ और प्रीति ने ये बात गोपाल को बताई। आप लोग क्या कह रहे हो? राधिका ऐसा क्यों करेगी? वही तो हमें पता करना है। रात को जब गोपाल अपने कमरे में जाता है, मुझे आपको एक बात बतानी है, पर मुझे डर लग रहा है कि आप मेरे बारे में क्या सोचोगे। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकती हो। मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे चोरी करने की आदत है। मतलब मैं ना चाहते हुए भी अगर कहीं पे पैसे रखे देखती हूँ तो उसे मैं चोरी कर ही लेती हूँ। क्या तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं डरती थी कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे। ये बिल्कुल उसी तरह की बीमारी है जो लोग नींद में चलते हैं, उसी तरह मैं ना चाहकर चोरी करने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। अरे घबराओ मत, इसका इलाज हो सकता है। सुबह ये बात राधिका सबको बताती है। अरे राधिका, डरने की कोई बात नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के काउंसलिंग के बाद तुम इस आदत से छुटकारा पा सकती हो। राधिका को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाता है और उसके काउंसलिंग के बाद राधिका की आदत धीरे धीरे बंद हो जाती है। सरला जी के छोटे बेटे की नई नई शादी हुई थी। बड़े बहू का नाम करिश्मा था और छोटी बहू का नाम करीना था। बहू करिश्मा सरला जी की फेवरेट थी। छोटी बहू करीना सरला जी को काफी पसंद नहीं थी। Oh, no! मुझे लगता है माँ जी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हर सास ऐसे ही होती है करीना। बहुएं उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आती, धीरे धीरे हमें ही उनके दिल में जगह बनानी होती है। अच्छा हुआ दीदी आप हो मेरे साथ, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। तू चिंता मत कर, धीरे धीरे तुझे सब सिखा दूंगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। करीना ने सरला जी के दिल में जगह बना ली। मुझे लगा इतनी भी बुरी नहीं है करीना, सबका ध्यान रखती है, खाना भी अच्छा बनाती है और पढ़ी लिखी भी है, बहुत भोली भी है। अरे करीना, कल मेरी सहेली आ रही है, अच्छे से चाय नाश्ता बना देना। ठीक है मम्मी, मैं सब देख लूंगी। दूसरे दिन सहेलियां घर पर आती है। करीना ही चाय नाश्ता बनाती है। अरे करीना तुम छोड़ो ये सब, मम्मी जी और आंटी जी के पास जाकर बैठ जाओ। अरे अच्छे से तैयार होकर जाना, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ दीदी, ये सब काम खत्म ही हुआ है, बस चाय और नाश्ता प्लेट में रखना है। ये सब कर लूंगी और चली जाऊंगी। ये सब मैं कर लूंगी, तुम जाकर अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। ओ दीदी आप कितनी अच्छी हो, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। करीना अच्छे से तैयार होकर आंटी जी के पास जाकर बैठ जाती है और करिश्मा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। वो सहेली ये सब देखती है और सोचती है नई बहू तैयार होकर बैठ गई और सारे काम बड़ी बहू ही कर रही है बेचारी। थोड़ी देर बातें करके वो निकल जाती है। करीना करिश्मा को बड़ी बहन मानने लगी थी। करिश्मा जो बोलती थी वो ऐसा ही करती थी। एक दिन सास, करीना तुमने ये खाना क्यों बनाया? मुझे डॉक्टर ने मना किया है। वो माँ जी मुझे दीदी ने कहा था। वो क्यों भला कहेगी तुमसे, उसे पता है मुझे क्या पता चलता है और क्या नहीं। गलती हुई तो मान लिया करो करीना। Oh, no! करीना को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों में सरला जी फिर से करीना पे चिल्लाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सरला जी की बहन
उनके घर रहने आई। क्या कर रही हो करिश्मा? दीदी खाना बन चुका है, बस टेबल पर लगा रही हूँ। मम्मी और मासी जी आते ही होंगे। अरे करीना, तो अपने बाल तो देख, कितने बिखरे हुए लग रहे हैं। तू जाके तैयार होके आ, टेबल पर खाना मैं लगा देती हूँ। oh, no! ओके दीदी, मैं बस अभी आई। फ्रेश होकर करीना फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब तक वो वापस आती है तब सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। ये क्या दीदी, हम लोग जब से आए हैं तब से देख रहे हैं सब काम बड़ी ही बहू ही कर रही है। करीना तो बस सज धज कर रेडी होके बैठ जाती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब खाना तो करीना ही बनाती है, सिर्फ परोसने का काम करिश्मा करती है। वो क्या है ना, दोनों में आपस में काम बांट दिए है। मुझे तो लगा छोटी बहू आलसी है, कामचोर है। करीना बेटा, मैं रोज देख रही हूँ तुम खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती हो, ऐसा क्यों? मम्मी जी, वो मुझे दीदी ही भेजती है तैयार होने के लिए और कहती है तुम नई नवेली दुल्हन हो, मेहमानों के सामने तैयार होकर बैठा करो। अरे बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं, लोग तुम्हारी सूरत नहीं सीरत देखना चाहते हैं और अपने जेठानी की हर बात मानना भी जरूरी नहीं। इन हरकतों से वो सबकी नजर में अच्छी और तुम बुरी बन रही हो। जेठानी की चालाकी समझ करीना हैरान हो गई और उसने ठान लिया वो करिश्मा के इशारों पे नहीं नाचेगी। क्या दीदी, मैंने तो आपको अपनी बड़ी बहन माना था, पर आप तो चालाक जेठानी निकली। मैं आपकी चालाकी खूब समझने लगी हूँ, इसका जवाब मैं आपको प्यार से ही दूंगी। बस बस भैया, रोक दो। हाँ बहन जी, आपके 50 रुपए हो गए। अरे क्या बात कह रहे हो? मैं रोज रिक्शा से आया जाया करती हूँ, आज तक मैंने रिक्शा वाले को 20 रुपए से ज्यादा नहीं दिए। पकड़ो 20 रुपए। राधिका उसे 20 रुपए देकर चली जाती है। रिक्शा वाला उसका मुंह ताकते रह जाता है। राधिका छोटी छोटी बातों में कंजूसी दिखाने में बाज नहीं आती थी। अरे बहू, मुझे सुमन के घर जाना है, जरा ओला तो बुलवा दे। राधिका हैरानी से पूछती है, क्या ओला? अरे माँ जी, 4 कदम चलने के लिए आपको ओला चाहिए? अब ऐसे बात बात पर पैसे लुटाएगी तो घर कैसे चलेगा, हम बचत कैसे करेंगे? अपने बहू के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर सरला बोलती है, बस कर मेरी माँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं चली अपने कमरे में। क्या फूटी किस्मत है मेरी जो ये मक्की जूस बहू बनकर आई। एक दिन बाजार में खरीदारी करते समय, हाँ हाँ भैया, इसे भी पैक कर दो और वो वाला भी, सारा ही पैक कर दो। ये लीजिए बहन जी, इस सब सामान का 1000 रुपए हो गए हैं। अरे पागल बना रहे हो, एक तो चाइना माल बेच रहे हो, ऊपर से इतने ऊंचे दाम बता रहे हो। मैं तो बस 500 रुपए ही दूंगी, लेना है तो लो। अरे बहन जी, ये तो लागत के भी पैसे नहीं है, क्या कर रही है आप? मुझे मत सिखाओ, ये लो पैसे, इससे ज्यादा 1 पैसा नहीं मिलेगा। दुकानदार देखता ही रह जाता है और राधिका वहाँ से चली जाती है। राधिका की इन हरकतों को देखकर एक दिन उसकी सास उसे समझाने लगती है, लेकिन राधिका अपनी सास को ही 2 बातें सुना देती है। एक दिन, चलो जल्दी, देर हो रही है। अरे 2 मिनट रुकिए ना, ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। अरे बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है किसी को बुला के ये दरवाजा ठीक करवा ले, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा 200-400 का खर्चा आएगा। और क्या माँ जी, आप सारा दिन घर में बैठ के पैसे खर्च करवाने के तरीके सोचती रहती है क्या? मुझे ठीक नहीं करवाना, जैसा है वैसा ही रहने दो। उसी रात राधिका के घर में चोर आता है। हे, इस घर के लोग कितने बेवकूफ है, इस दरवाजे में तो कड़ी ही नहीं है। अरे मुझे कुछ साल चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चोर राधिका के पूरे पैसे और गहने लेके चले जाता है। सुबह जब घर वालों को और राधिका को चोरी का पता चलता है तो राधिका के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे बेवकूफ, तुझे 1000 बार समझाया था कि दरवाजा ठीक करवा ले, लेकिन तूने एक नहीं मानी। 200-400 बचाने के चक्कर में 2-4 लाख गवा बैठी। अरे माँ, इस कंजूस को कई बार समझाया था कि जमाना खराब है, इतने सारे रुपए गहने घर में कोई नहीं रखता, तो कहती है मुझे बैंक वालों में विश्वास नहीं है, मैं अपने पैसे किसी को नहीं दूंगी। अब हो गया, अब बैठ के तलो।
इस तरह राधिका ने सालों साल कंजूसी करके जितने भी पैसे बचाए थे, एक रात में ही चोर सारे पैसों पे हाथ साफ कर गया। भूमिगत सोने का खजाना। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब। बड़े भाई के घर में सब सुविधाएं थी, परंतु छोटे भाई के यहाँ खाना खाने के लिए चावल तक नहीं थे। बड़े भाई का जीवन बहुत सुंदर तरीके से गुजर रहा था, परंतु छोटा भाई दुख दर्द सहन करके अपना जीवन बिता रहा था। त्योहार आया, बड़ा भाई अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा था। दूसरी तरफ छोटे भाई के तरफ खाने के लिए भी कुछ नहीं था। छोटे भाई के बच्चे खाने के लिए रो रहे थे। अपने बच्चों का रोना उसे सहन नहीं हुआ और कुछ अनाज मांगने के लिए बड़े भाई की ओर चला गया। वहां उसने अपने बड़े भाई से कुछ अनाज मांगा, परंतु उसने छोटे भाई का अपमान करके उसे वापस भेज दिया। छोटा भाई बहुत निराश होकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति ने रोका। उसके सामने एक लकड़ी का ढेर पड़ा था। उसने छोटे भाई से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तभी उसने अपने बड़े भाई के दुर्व्यवहार के बारे में सब कुछ बताया। तभी व्यक्ति बोला, अगर तुम इस लकड़ी का ढेर मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुमको ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे कि तुम बहुत अमीर हो जाओगे। छोटा भाई मान गया। उसने लकड़ी का ढेर उठाया और उसके घर तक पहुंचा दिया। ढेर पहुंचाने के बाद उस व्यक्ति ने छोटे भाई को एक खजाने का नक्शा दिया और व्यक्ति ने ये भी कहा, अपने साथ आवश्यक वस्तुएं और भोजन भी ले जाना। छोटे भाई सोच रहा था उसके पास यात्रा में ले जाने के लिए कुछ भोजन नहीं है। अगले दिन छोटा भाई खाने के लिए अनाज और कुछ पैसे उधार मांगने के लिए नक्शे के साथ बड़े भाई के घर जाता है। बड़ा भाई अनिल छोटे भाई सुनील को बुरी तरह से डांटता है और उसके हाथ का नक्शा ले लेता है। और अगले दिन खुद बड़ा भाई कुछ अनाज और जरूरत का सामान ले गया। नक्शा देखते हुए अनिल जंगल की ओर जाता है और उस जगह पहुंच जाता है। मूर्ख भाई, मैंने उसे बेवकूफ बनाया और उसने मुझ पर विश्वास किया। अब मैं इस रहस्य का मालिक बनूंगा और मैं जल्द से जल्द अमीर बनूंगा। और उसने छेद खोदना शुरू कर दिया। खुदाई के बाद ही एक सुरंग बन गया और वो अंदर खाना बना रहा था। कुछ दिनों तक खुदाई करता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो निराश हो रहा था। उसका खाना भी खत्म हो रहा था। दिनों से सप्ताह, सप्ताह से महीने बीत गए, लेकिन वो खुदाई करता रहा। अंत में उसने हार मान ली और उसने सोचा, ये समय की बर्बादी है। काफी समय से मैं काम पर नहीं गया। इस खजाने के लिए मैंने सारा समय बर्बाद कर दिया। इसके बजाय अगर मैं खेती करता तो कुछ पैसे कमा लेता। और वो वहां से घर वापस आ गया और अपने भाई से मिला और उसे डांटना शुरू कर दिया। अरे मूर्ख, तुम्हारे कारण मेरा सारा समय बर्बाद हो गया। वहां पे कोई हीरे या सोना नहीं है। उसने वो नक्शा छोटे भाई के मुंह पर मार दिया। अगले दिन वो सुबह खजाने के खोज में निकल पड़ा। उसने एक सुरंग देखी। वहां उसके भाई ने छेद खोदा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी के साथ एक शॉट मारा। बस कुछ बड़ी आवाज आई और उसे कुछ चमकता हुआ देखा तो वो चौंक गया। उसे सोने का खजाना मिला। सोने को देख वो इतना खुश हुआ कि बिना कुछ देर किए सारा सोना अपने बैग में भरा और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद उसने एक नया घर खरीदा और वो अमीर बन गया
और वहाँ के लोगों की मदद करने लगा। ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है, लालच करना बुरी बात है। कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी जीवन में घृणा नहीं करनी चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जादुई कढ़ाई। अनीता और मनोज की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। आइए खाना खा लीजिए। हाँ हाँ जरूर, बहुत भूख लगी है। अनीता मनोज को खाना परोसती है। क्या बनाया है खाने में? दाल और रोटी, बस और कुछ नहीं बनाया अलग चटपटा? मुझे तो साधारण खाना ही बनाना आता है। गांव में अलग अलग चीजें नहीं मिलती थी। अरे कोई बात नहीं, मैं ये भी खा लूंगा, तुम भी खाना खा लो। मनोज अनीता को कुछ नहीं कहता, पर अनीता को बहुत दुख होता है कि उसके पति को अलग अलग खाने का शौक है, पर उसे बनाना ही नहीं आता। वो दुखी हो जाती है। वो हर रोज नया नया खाना बनाने की कोशिश करती थी, पर उसे जितना आता उतना ही बना पाती। पर मनोज कभी उसे कुछ नहीं कहता। भिक्षाम देही। आप कौन है बाबा? हम हिमालय पे तपस्या करते हैं, इस गांव से गुजर रहे थे। बहुत भूख लगी है बेटा। आइए बाबा जी, यह भोजन ग्रहण कीजिए। अनीता बाबा जी को उसने जो भी बनाया था बड़े प्यार से खिलाती है और साधु महाराज भी बहुत खुश हो जाते हैं। बेटी, तुमने एक भूखे को भोजन खिलाया है, हम बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? बाबा जी, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस पति के लिए उनके पसंद का खाना बनाना चाहती हूँ, उन्हें खुश रखना चाहती हूँ। साधु महाराज अपनी शक्ति से जादुई कढ़ाई निकालते हैं और अनीता को दे देते हैं। ये लो बेटी, ये एक जादुई कढ़ाई है, इसे जो भी बनाने को बोलोगी ये बना देगी। अनीता बहुत खुश हो जाती है और बाबा जी को धन्यवाद करती है। आज अनीता सोचती है कि वो अपने पति के पसंद का खाना बनाए। ये जादुई कढ़ाई आज बना दे कुछ नया और खाने में आए बड़ा मजा। जैसे अनीता ये कहती है, जादुई कढ़ाई का जादू चल जाता है और उसके सामने अलग अलग जादुई चीजें आ जाती है। अरे वाह अनीता, इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है? मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है। मनोज खाने बैठता है। उसके सामने अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे जो उसे बहुत पसंद आ रहे थे। वो इतने दिनों के बाद बहुत खुश था। उसे खुश देख अनीता भी बहुत खुश थी। अनीता रोज रोज उस जादुई कढ़ाई से खाना बनाती और मनोज उसे खाके बहुत खुश हो जाता। एक दिन एक पड़ोसी, क्या बात है अनीता, तुम्हारे घर से रोज अलग अलग भोजन की प्यारी सुगंध आती है, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? अनीता जादुई कढ़ाई के बारे में उसे बताती है। क्या एक दिन के लिए इसे मैं भी ले जाऊं? मैं भी तो देखूं क्या सच में ये काम करती है। हाँ बहन, ले जाओ। कुसुम सोचती है कि अब मैं इस कढ़ाई को कभी वापस नहीं करूंगी और कढ़ाई लेकर चली जाती है। हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया, खाके आए बड़ा मजा। कढ़ाई से इस बार बहुत ही सड़ा हुआ खाना निकलता है। कुसुम को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी कढ़ाई से अच्छा खाना नहीं निकलता। कुसुम गुस्से से अनीता के पास आती है, जहाँ वो साधु महाराज को भोजन करा रही थी। अनीता, ये कैसी कढ़ाई है? इसे तो सारा खाना बदबूदार निकलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जादुई कढ़ाई बना कुछ नया, खाके आए मजा। उनके सामने एकदम स्वादिष्ट खुशबू से भरा खाना आता है। ये सब साधु महाराज सुन रहे थे। ये कढ़ाई आपके मन की भावना से खाना बनाती है। अनीता के मन में अपने पति के लिए प्रेम और सबके लिए दया की भावना है। तुमने ये कढ़ाई अपने स्वार्थ के लिए अनीता से ली थी, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में दुष्ट भाव के कारण खाना भी सड़ा हुआ और बदबूदार ही बना। जो लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो उनके साथ भी बुरा ही होगा। साधु महाराज की बातें सुन कुसुम शर्मिंदा होती है और अनीता से माफी मांगती है। अरे छोड़ो ये बातें, कुछ स्वादिष्ट खाना खाते हैं मिलकर।
सास बहू और दिवाली सेलिब्रेशन। एक गांव में निधि नाम की लड़की रहा करती थी। उसे घूमना, पार्टी करना, त्योहार मनाना बहुत अच्छे लगते थे। वो हर दिन कोई ना कोई सेलिब्रेशन करती रहती थी। ऐसी चंचल लड़की शादी करके ससुराल आई। जगह बदल गई पर निधि की सेलिब्रेशन करने की आदत नहीं बदली। एक दिन घर पर बैठकर निधि कुछ लिख रही थी। तभी निधि की सास सरोजिनी देवी वहाँ पहुँची। अरे बहू, क्या कर रही हो? हाँ सासू माँ, आइए आइए, कल दशहरे का प्रोग्राम है ना, त्योहार के लिए कुछ कमी न रह जाए, इसीलिए मैं पेपर पर सब लिख रही हूँ ताकि कुछ भूले भी ना, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। हाँ सासू माँ, मैं सारी पूजा विधि विधान के साथ करूँगी, अब बस बैठे रहना, उसने कहा। सास भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। मेरी बहू सब विधि विधान जानती है, ये सोचकर वो मन में बहुत खुश हो रही थी। दूसरी तरफ निधि, दिवाली तक कोई और त्योहार नहीं है, इस बीच किसी का बर्थडे है या नहीं, सासू माँ से पूछती है। निधि सास के पास आके पूछती है, सासू माँ, आपका जन्मदिन कब है? पता नहीं बेटी, मुझे याद नहीं। आपके बेटे का? उसके लिए तो बहुत टाइम है। ओ अच्छा। सासू माँ, कितने दिन हो गए वो कुत्ते को हमारे घर लाकर? सासू माँ, 2 दिन बाद 1 साल हो जाएगा बेटा, सासू माँ बोली। तो ठीक है, ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वो फिर से एक पेन और पेपर लेकर कुछ लिखने लगती है। ये देखकर सास पूछने लगती है, ये क्या, तू फिर से कुछ लिखने लगी है? सासू माँ, आपने ही कहा ना, परसों कुत्ते को लाके 1 साल हो जाएगा, ये उसका पहले बर्थडे है, इसलिए ये सारी लिस्ट लिख रही हूँ। ये बात सुनकर सरोजिनी देवी दंग रह गई। अरे ये कैसा पागलपन है, कोई कुत्ते का जन्मदिन मनाता है क्या? इसमें गलत क्या है सासू माँ? हमें हर त्योहार खुशी खुशी मनाना चाहिए। उस कुत्ते का भी जन्मदिन मनाने का मन करता होगा ना। 2 दिन बाद निधि ने उस कुत्ते का जन्मदिन मनाया। इस तरह निधि हर दिन कोई न कोई सेलिब्रेशन जरूर करती थी। इस तरह एक दिन घर के काम वाले को बुलाया और एक बड़ी सी चिट्ठी दी और बोली, रामू, इस चिट्ठी में लिखे सब सामान ले देना। रामू बोला, क्या है इस लिस्ट में? निधि बोली, आज और कल कोई सेलिब्रेशन नहीं है ना, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। कोई सेलिब्रेशन नहीं है, इसी को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सब बातें उसकी सास सुन रही थी। सास और रामू दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। ठीक है मेम साहब, मैं अभी सामान लेके आता हूँ। दूर खड़ी सरोजिनी, ये कैसा पागलपन है? ऐसा ही चलता रहा तो मैं लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। बेटा सुनील, सुनील कहाँ हो तुम? सुनील, तेरी बीवी हर रोज कुछ ना कुछ त्योहार मना रही है। अगर कोई त्योहार नहीं होता है तो कुत्ते बिल्ली का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। अगर वो भी नहीं होते तो इस बात को सेलिब्रेट कर रही है कि आज कोई सेलिब्रेशन नहीं है, सारा पैसा बर्बाद कर रही है। ये सब सुन सुनील धीरे से मुस्कुरा रहा था। मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है, लेकिन माँ, निधि ने जो कुछ किया उसमें गलत क्या है? वो तो सब भले काम ही कर रही है ना। दूसरों के बारे में ईर्ष्या करके दूसरों का बुरा सोचने के बजाय हम आज के दिन को सेलिब्रेट करना ही अच्छा है ना। जायदाद ना हो पर घर पर सुख शांति हो तो हर दिन एक त्योहार लगता है ना माँ, इसीलिए निधि ऐसा करती है। मुझे इसमें कोई गलत या गुस्से वाली बात नहीं लगती। बेटे की बातें सुन सरोजनी काफी देर सोच में पड़ जाती है। बेटे ने सही कहा, अगर लालच ना हो तो खुशी ही रहती है और खुशी हो तो हर दिन एक त्योहार लगता है। मेरी बहू लालची नहीं है, इसलिए वो हर दिन त्योहार मना रही है। मैंने उसके बारे में गलत सोचा था। आज से मैं भी अपने बहू की तरह हर दिन त्योहार की तरह मनाऊंगी। ऐसा सोचकर वो निधि के पास जाती है। बहू, 4 दिन के बाद दिवाली है, इस बार हमें दिवाली बहुत अच्छे से मनानी है। हाँ सासू माँ, जरूर मनाएंगे। इस तरह दोनों सास बहू दिवाली अच्छे से मनाते हैं।